नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है गोल गुरु एकेडमी पर। देखिए, हमारी जो लेबर असिस्टेंट की क्लासेस चल रही है रेगुलर। उम्मीद करता हूँ आप रेगुलर कंटिन्यू इसको कर रहे हैं और हम जल्द ही आपका सिलेबस पूरा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, मौसम विज्ञान, जिसमें हम मौसम उपकरणों का उपयोग और मौसम चार्ट का प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आज की विषय सूची हमारी क्या रहेगी। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे मौसम का अर्थ, तत्व, क्या मौसम का अर्थ होता है, क्या इसके तत्व हैं, उसके बारे में इसके अध्ययन करेंगे। फिर आईएमडी का परिचय पढ़ेंगे, आईएमडी क्या है, क्या क्या इसके उपयोग है, ये क्या कार्य करती है। उसके बाद मौसम प्रेक्षण की विधियों के बारे में जानेंगे और फिर मापन के यंत्र, तापमान, वायु दाब मापी, पवन वेग मापी और वर्षा मापी। मौसम जो मापने हैं, मौसम के जो तत्व हैं उनको मापने के क्या क्या उपकरण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और फिर करेंगे मौसम मानचित्र एवं चार्टों का अध्ययन। तो देखिए, शुरू करते हैं। मौसम क्या अर्थ और क्या इसकी परिभाषा। मौसम क्या है? देखिए, मौसम क्या है? किसी विशेष स्थान और उस स्थान पर उस समय में वायुमंडल की क्या स्थिति है, वो चीज क्या होती है? मौसम कहलाती है। यानी किसी पर्टिकुलर स्थान पर उस समय वहां पर क्या मौसमी गतिविधियां, वायुमंडल में किस प्रकार की गतिविधियां हो रही है, तो वो क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। मौसम किसी विशिष्ट स्थान एवं समय पर वायुमंडल की अवस्था को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। यानी किसी विशिष्ट स्थान पर उस समय जो वायुमंडलीय गतिविधियां हो रही है उसको क्या कहते हैं? मौसम। ये क्या होता है? एक अल्पकालिक घटना होती है। क्या होती है? अल्पकालिक घटना, यानी कम समय में। जैसे दिन में कई बार घटनाएं होती है, दिन में कई बार मौसम परिवर्तन होता है, तो ये कम समय पर होने वाली एक घटना है जो मौसम कहलाती है। निरंतर परिवर्तनशील रहती है, ये कंटिन्यू चेंज होती रहती है। अब देखिए, जलवायु। जलवायु क्या है? एक लंबे अवधि में परिवर्तन होने वाला समय होता है। जलवायु में क्या होता है? एक लंबा टाइम पीरियड होता है जब वायुमंडल में परिवर्तन होता है, लंबे समय अंतराल में, तो वो क्या कहलाती है? जलवायु। अगर कम समय में वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। मौसम कुछ घंटों या दिनों की वायुमंडलीय दशा है। मौसम क्या है? कुछ घंटों या कुछ दिनों की ही वायुमंडलीय दशा है। जबकि जलवायु क्या है? किसी स्थान की दीर्घकालिक, यानी लंबे पीरियड, जैसे 30 वर्ष या उससे अधिक समय का, ये मौसम क्या कहलाता है? औसत जलवायु कहलाती है। यानी लंबे समय में परिवर्तन जो वायुमंडल में होता है वो क्या कहलाता है? जलवायु। और कुछ घंटों या दिनों में जो परिवर्तन होता है वायुमंडल में वो क्या कहलाता है? मौसम। तो ये था मौसम और जलवायु में अंतर। मौसम क्या है? किसी स्थान, विशिष्ट स्थान पर उस समय पर जो वायुमंडलीय दशा होती है वो क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। मौसम के देखिए प्रमुख तत्व, कौन कौन से मौसम के तत्व हैं? तापमान। तापमान, वायु में जो तापमान होता है, यानी वायु कितनी गर्म है या ठंडी, उसको क्या कहते हैं? तापमान। वायु गर्म या ठंडा का माप तापमान कहलाता है। वायु दाब, वायुमंडल का धरातल पर दबाव, यानी धरातल पर वायु का क्या भार होता है वो क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। पवन, पवन की दिशा और उसकी गति के बारे में पढ़ेंगे। आर्द्रता, वायु में जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता। मेघावरण, आकाश में बादलों का फैलाव। और फिर है वर्षण, वर्षा। वर्षा, हिम, ओला आदि का गिरना। तो ये 6 तत्व हैं। किसके तत्व हैं? मौसम के कितने तत्व हैं? कुल 6। तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, मेघावरण और वर्षण। अब देखिए, आईएमडी। आईएमडी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब जो भारतीय मौसम है उसकी जानकारी और उसके डाटा वो कौन इकट्ठा करता है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, आईएमडी करता है। आईएमडी की स्थापना कब हुई थी? आईएमडी की स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी? भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। और देखिए, इसका प्रारंभिक मुख्यालय था तो वो तो कहाँ था? कोलकाता। जब इसकी स्थापना हुई 1875 में, उस टाइम उसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था? कोलकाता में। और वर्तमान समय में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। वर्तमान समय में मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और जब स्थापना हुई 1875 में, तब उस समय उसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में। अब देखिए, इसके प्रमुख क्या कार्य हैं आईएमडी के कार्य। पहला, आंकड़ों का संग्रहण, डाटा कलेक्शन। देश भर की वेधशालाओं से मौसम संबंधी आंकड़ों का एकत्रित करना। देश की जो वेधशालाएं हैं उनसे आंकड़ों का क्या करना? सर्वप्रथम क्या करना? आंकड़ों को इकट्ठा करना। दूसरा है
मौसम मानचित्र तैयार करना, विभिन्न केंद्रों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर मानचित्र का बनाना, विभिन्न जो वेधशालाएं हैं उससे डाटा कलेक्ट करके फिर उसका क्या करना, मानचित्र का निर्माण करना। तीसरा है मौसम पूर्वानुमान की जानकारी देगा, आगामी मौसम की भविष्यवाणी करना, कि आगे वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा उसकी जानकारी कौन देता है, आईएमडी देता है। और चौथा है चेतावनी जारी करना, कृषि, विमानन, समुद्री यात्रा, रक्षा एवं आम जनता के लिए चेतावनी जारी करना कि मौसम कैसा रहेगा, उससे पूरे चेतावनी जारी कौन करता है, आईएमडी। ये आईएमडी के 4 प्रमुख कार्य हैं जो आपको याद रखने हैं। सर्वप्रथम आंकड़ों का संग्रहण करना, फिर उसका मानचित्र तैयार करना, और मौसम पूर्व की जानकारी देना, और फिर चेतावनी जारी करना। ये 4 कार्य किसके, आईएमडी। आईएमडी की स्थापना कभी की थी, 1875 में। उस टाइम उसका कार्यालय कोलकाता रखा गया था, और वर्तमान में उसका मुख्यालय वो कहाँ है, दिल्ली में। अब देखिए मौसम प्रेक्षण की विधियां एवं स्तर। मौसम प्रेक्षण की विधियां, मौसम प्रेक्षण 3 स्तरों पर एकत्रित किए जाते हैं। मौसम संबंधी आंकड़े 3 स्तर पर इकट्ठे किए जाते हैं। देखिए पहला है धरातलीय वेधशालाएं, यानी धरातल पर जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो कौन सी वेधशालाओं किससे किया जाता है, धरातलीय वेधशालाओं। तापमान का, वायुदाब का, आर्द्रता का, इन सभी का, वर्षा का, इन सभी का आंकड़े जो इकट्ठे किए जाते हैं स्थान धरातल पर, वो किससे किए जाते हैं, धरातलीय वेधशालाओं। पृथ्वी की सतह पर उपकरणों की सहायता से आंकड़ों का संग्रहण, यानी तापमान, वायुदाब, वर्षा, इन सभी के धरातल पर इन सभी का जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो धरातलीय वेधशाला के द्वारा किया जाता है। तापमान तापमापी के द्वारा मापा जाता है, वायुदाब मापी बैरोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। इन उपकरणों की सहायता से धरातल को जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो धरातलीय वेधशालाओं के द्वारा किए जाते हैं, उपकरणों की सहायता से, उपकरणों की सहायता से। दूसरा है उपरीतन वायु वेधशालाएं। उपरीतन वायु वेधशाला है जो सौर मंडल और समताप मंडल, इन सब ऊपरी जो इन परतों में, सौर मंडल, समताप मंडल, वहां पर जो तापमान और वायुदाब, वर्षा, इनका आंकड़ों का इकट्ठा करता है, वो कौन सी होती है, उपरीतन वायु वेधशाला। ट्रोपोस्फियर, गुब्बारे व रॉकेट की सहायता से, गुब्बारे व रॉकेट की सहायता से आंकड़ों का संग्रहण होता है। अब तीसरा अंतरिक्ष आधारित प्रेक्षण। अंतरिक्ष आधारित प्रेक्षण, अंतरिक्ष में इनसेट उपग्रहों की सहायता से, उपग्रहों की सहायता से आंकड़ों का कलेक्शन होता है। और भारत में जो करता है वो कौन सा है, इनसेट। भारत में इनसेट उपग्रह के माध्यम से मौसम संबंधी आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, इनसेट के द्वारा। ये एक उपग्रह इनसेट जो भारत में मौसम संबंधी आंकड़ों का संग्रहण करता है, व्यापक क्षेत्र का सतत अवलोकन करता है, अंतरिक्ष आधारित प्रेक्षण। तो ये प्रेक्षण की 3 विधियां, पहला है धरातलीय, दूसरा उपरीतन, और तीसरा है अंतरिक्ष। 3 प्रकार से आंकड़ों को एकत्र किया जाता है। अब देखिए पहली है धरातलीय वेधशाला स्थान, ये पृथ्वी की सतह पर स्थित होती है। धरातलीय वेधशाला क्या पृथ्वी की सतह पर क्या करती है, आंकड़ों को, प्रमुख उपकरण से आंकड़ों को, मौसम संबंधी आंकड़ों का इकट्ठा करती है। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमापी, ये उपकरण है, तापमापी, वायुदाब मापी, आर्द्रता मापी, पवन वेग मापी और वर्षा मापी, इन उपकरणों की सहायता से मौसम संबंधी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। अब प्रेक्षण समय, WMO, ये देखिए विश्व मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ निर्धारित समय निर्धारित किया गया, 8 समय जोन है वो निर्धारित किए गए ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग। उन यानी पूरे विश्व में समान स्थानों पर, अलग अलग देशों में समान समय में वहाँ की मौसमी घटनाओं को इकट्ठा किया जाता है। वहाँ मौसम संबंधी डाटा एक साथ इकट्ठे करनी, यानी 2 देशों के आंकड़ों की तुलना करने के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ये कुछ समय निर्धारित किए, 8 समय, यानी 12 बजे, फिर 3 घंटे, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये ग्रीनविच मीन टाइम में निर्धारित किए गए हैं।
विभिन्न देशों में समान समय में, समान समय यानी एक समय में एक साथ मौसम संबंधी आंकड़े एकत्र करना, ये डब्ल्यूओ का कार्य था। प्रेक्षण समय यानी कुछ टाइम निर्धारित किया गया, वहां पर विभिन्न देशों में अलग अलग जगहों पर मौसम संबंधी आंकड़े एक साथ इकट्ठे किए जाते हैं। अब है उनका वर्गीकरण। भारत में वेधशालाओं को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, 1 से 5, और सबसे जो उच्च श्रेणी का होता है वो होता है वर्गफेस्ट। वर्गफेस्ट है वो सबसे उच्च श्रेणी की वेधशाला है। 5 वेधशालाएं भारत में, जिसमें वर्गफेस्ट है वो सबसे उच्च श्रेणी की वेधशालाएं हैं। अब एक दूसरी ऊपरीतन वायु वेधशाला है। वायुमंडल की ऊपरी परतों जैसे ट्रोपोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर का अध्ययन कौन करता है? ऊपरी परतन वायु वेधशाला में किया जाता है। वहां पर इसका तापमान का, वायु दाब का अध्ययन किया जाता है। अब ये इसके साधन क्या है? पायलट, गुब्बारे या रेडियो साउंड। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा साधन है? रेडियो साउंड के द्वारा ऊपरीतन वायु वेधशाला में डाटा को कलेक्शन किया जाता है। फिर रॉकेट या विमान, इनकी सहायता से डाटा को कलेक्शन किया जाता है। तीसरा हमारे पास है अंतरिक्ष आधारित प्रेक्षण। मौसम उपग्रहों जैसे भारत का इनसेट द्वारा किया जाता है। मौसम के उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं अंतरिक्ष में, वहां से उनका डेटा का कलेक्शन किया जाता है। इसके क्या लाभ है? व्यापक क्षेत्र का सतत अवलोकन। व्यापक, बड़े क्षेत्र का, लगभग काफी इसमें क्षेत्र एक साथ आ जाता है और उसका अवलोकन किया जाता है। मेघों का चित्रण यानी बादलों का चित्रण किया जा सकता है। समुद्र की सतह का तापमान भी इससे लिया जा सकता है, और चक्रवातों की निगरानी भी इससे की जाती है अंतरिक्ष से, इनसेट उपकरण से। तो ये थे 3 प्रकार के हमारे पास प्रक्षेपण की विधियां। अब है उपकरण। जो मौसम के तत्व हैं, उन तत्वों को मापने के कुछ उपकरण है, वो देखेंगे हम। हमारे पास पहला उपकरण है वो कौन सा है? तापमान, तापमापी, थर्मोमीटर। अब देखिए, वायु के तापमान का मापन, इसका उद्देश्य क्या है? वायु में तापमान का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तापमापी के द्वारा, थर्मोमीटर के द्वारा। अब इसकी 2 इकाइयां काम में ली जाती है। एक है डिग्री सेल्सियस, जो भारत में ली जाती है डिग्री सेल्सियस, और दूसरी है फ़ारेनहाइट। अब 2 है इन 2 इकाइयों का, सेल्सियस और दूसरी है हमारे पास फ़ारेनहाइट। अब इनमें देखिए, हिमांक और कवतनाक, हिमांक बिंदु और कवतनाक बिंदु, इस पैमाने पर क्या होगी? सेल्सियस में इसका हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और कवतनाक होता है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। और फ़ारेनहाइट, इस स्केल में हमारे पास हिमांक होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारे पास क्या होता है? कवतनाक। तो ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि फ़ारेनहाइट में कवतनाक बिंदु कितना होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर कवतनाक बिंदु कितना होता है? तो कवतनाक बिंदु कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारे पास कवतनाक बिंदु रहेगा। हिमांक बिंदु, या जहाँ पर बर्फ का जमाव होता है, वो हिमांक बिंदु कहलाता है। तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाने पर हमारे पास क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में हमारे पास क्या होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए, इसको कन्वर्ट करना, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का सूत्र क्या हमारे पास होता है? डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, जिसके द्वारा हम सेंटीग्रेड तापमान को किस में कन्वर्ट करेंगे? फ़ारेनहाइट में। अब देखिए, हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस हमारे पास कितना देगा? 100 इंटू 9/5 प्लस 32। तो ये हमारे पास आ गया 180 प्लस 32, तो ये हमारे पास आ गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से हम फ़ारेनहाइट को, सेल्सियस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? फ़ारेनहाइट में। याद रखना जरूरी है, इनमें से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, ये हमारे पास तापमापी है।
पहला हमारा उपकरण कौन सा है? तापमापी। अब तापमापी हमारे पास 3 प्रकार की तापमापियाँ होती है। पहली है अधिकतम तापमापी, दिन का उच्चतम तापमान रिकॉर्ड करता है। अधिकतम तापमापी क्या करती है? दिन का अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड करने के लिए अधिकतम तापमापी का काम में लिया जाता है। इसमें क्या होता है? पारा भरा होता है। अधिकतम तापमापी में क्या होता है? पारा भरा होता है। इसमें ये क्या भरा है? पारा। जो गर्म होकर फैलता है वह संकुचित स्थान पर अटक जाता है। ये जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है? फैल जाता है और फिर संकुचित स्थान पर क्या होता है? अटक जाता है, जिससे हमें तापमान का पता चल जाता है कि यहाँ पर अधिकतम तापमान हमें प्राप्त हुआ। तो ये पहली तापमापी थी अधिकतम। दूसरी है न्यूनतम तापमापी। देखिए, दिन का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड करता है। न्यूनतम तापमापी क्या करता है? दिन का न्यूनतम तापमान का क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। इसमें एल्कोहल भरा होता है। पारे की जगह क्या भरा होता है? एल्कोहल भरा होता है। एवं एक धात्विक सूचक न्यूनतम बिंदु दर्शाती है जहां पर न्यूनतम तापमान प्राप्त होता है। न्यूनतम तापमान क्या प्राप्त होता है? न्यूनतम तापमापी जिसमें एल्कोहल भरा होता है, और अधिकतम तापमान में जिसमें क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। और तीसरी है शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी, जिसमें क्या आर्द्रता क्या मापी जाती है? आर्द्रता मापने के लिए शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता क्या होती है? वायु में जलवाष्प की मात्रा। वायु में जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता। आर्द्रता को मापने के लिए शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी काम में ली जाती है। ये दो तापमापियों का सेट होता है। एक साथ दो तापमापियां होती है, जिसमें एक तापमापी का बल्ब क्या होता है? नीचे से खुला होता है। जो शुष्क तापमापी होती है उसका जो बल्ब होता है वो खुला होता है, जबकि दूसरा है आर्द्र तापमापी, उसका क्या होता है? कपड़े में, गीले कपड़े में उसको लिपेटा जाता है, और दोनों के अंतर से सापेक्ष आर्द्रता का ज्ञान होता है। इन दोनों का अंतर निकाला जाता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? सापेक्ष आर्द्रता का पता चलता है। तो ये हमारा पहला उपकरण था तापमापी, थर्मोमीटर। 3 प्रकार की हमारे पास है, अधिकतम तापमापी, न्यूनतम तापमापी और शुष्क एवं अर्धबल्ब तापमापी। इकाई डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट 2 होती है। डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड में हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और कवतनाक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब दूसरा है वायु दाब मापी। उद्देश्य क्या होता है? वायुमंडलीय दबाव का मापना। वायु दाब क्या होता है? वायु दाब होता है वायु का भार, और इस भार को मापने के लिए हमें पास जो यंत्र काम में लिया जाता है वो वायु दाब यानी बैरोमीटर। बैरोमीटर। और इसकी इकाई क्या होती है? मिलीबार। इसकी इकाई क्या होती है? मिलीबार में होती है। जो समुद्र पर है वो औसत वायु दाब कितना होता है? 1013 मिलीबार। समुद्र पर औसत वायु दाब कितना होता है? 1013 मिलीबार। देखिए, ये भी 3 प्रकार के होता है हमारे पास। पहला है पारद वायु दाब मापी। कौन सा है? पारद वायु दाब। ये एक मानक यंत्र है, स्टैंडर्ड यंत्र। सबसे मानक आंकड़े जो हमें देता है वो कौन सा देता है? पारद वायु दाब मापी। इसी का सबसे मान्य यंत्र है ये। पारे के स्तंभ का भार वायु दाब से संतुलित होता है। जो पारे का स्तंभ है उसमें ऊपर नीचे चढ़ा होता है, जो हमें वायु दाब को बताता है। समुद्र तल पर पारे का स्तंभ 76 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। समुद्र तल पर पारे का जो स्तंभ है वो कितना होता है? 76 सेंटीमीटर ऊंचा है। देखिए, हमारे पास ये चित्र दिखाया है वो पारद वायु दाब मापी का है। दूसरा है हमारे पास निर्दव वायु दाब मापी, जिसे एनोरॉइड कहा जाता है। निर्दव वायु दाब मापी, एनोरॉइड। ये एक प्रकार का सुवाह्य यंत्र। सुवाह्य यंत्र। सुवाह्य यंत्र मतलब क्या होता है? जिसको एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? सुवाह्य यंत्र। ये छोटा यंत्र है जिसको हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं। वायु रहित धातु के डिब्बे की दीवारें। ये क्या होता है? एक वायु रहित होता है डिब्बा जो मिश्र धातु का बना होता है। मिश्र धातु का बना होता है डिब्बा होता है जिसमें वायु नहीं होती है, वायु रहित होती है। अब जैसे जैसे दाब में परिवर्तन होता है, जैसे दाब अधिक दाब होता है तो वो क्या होता है? सिकुड़ता है।
और उस पर क्या होगी, एक सुई लगी होती है, जैसे वो सिकुड़ेगा तो वो सुई उसको वायुदाब का माप करती है। वायु रहित धातु के डिब्बे की दीवारें दबाव परिवर्तन से धंसती या उभरती है। दबाव परिवर्तन होता है जो धंसती है और फिर उभरती है, जिससे सुई घूमती है और फिर हमें वायुदाब का मापन होता है। ये थी दूसरी निर्दव वायुदाबी एनेरॉइड। और तीसरी हमारे पास है वायुदाब लेखी यानी बेरोग्राफ। ग्राफ की सहायता से इसमें क्या होता है, ग्राफ का निर्माण होता है। स्वचालित रूप से दबाव में परिवर्तन से ग्राफ बनता है। ये एक स्वचालित रूप से चलती है और जैसे जैसे वायुदाब में परिवर्तन होता है ग्राफ चेंज होता रहता है। दूसरे प्रकार का ये हमारे पास उपकरण था वायुदाब मापी, जिसे बैरोमीटर कहते हैं, और इस इकाई क्या होती है, मिलीबार होती है। देखिए अगला उपकरण, अब हमारे पास तीसरा उपकरण है पवन वेग मापी एवं वाक दिदर्श। पवन वेग मापी, विंड वैन। पवन वेग मापी क्या होती है, पवन की दिशा ज्ञात करने का यंत्र होता है। पवन वेग मापी में क्या होता है, पवन की दिशा ज्ञात करने का एक यंत्र होता है, विंड वैन। देखिए ये चित्र दिखाएगा विंड वैन का। संरचना, एक घूर्णनशील क्षैतिज दंड पर तीर लगा होता है। ये एक तीर लगा होता है जो घूमता है और तीर हमेशा हवा के आने की दिशा में संकेत करता है। अब ये चारों दिशाएं दी रही, ये तीर जिस दिशा में घूम के आता है वो उस दिशा को दर्शाता है। तो पवन वेग मापी विंड में क्या होता है, पवन की दिशा का ज्ञान कराता है, दिशा का ज्ञान कराता है। अब अगला एनीमोमीटर, ये क्या करता है, पवन की गति को मापता है। गति मापने का यंत्र होता है, वो क्या कहलाता है, एनीमोमीटर। इसका उद्देश्य क्या, पवन की गति को मापना। ये पवन वेग मापी का संबद्ध यंत्र है जो हवा की गति को किलोमीटर प्रति घंटा में मापता है। इस इकाई में ये क्या है, इसकी इकाई किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से हमें इसकी गति को माप के बताता है। तो ये था तीसरा पवन वेग मापी या वाग दिग्दर्शी या एनीमोमीटर। चौथा हमारा वर्षा मापी, वर्षा को मापने का यंत्र। वर्षा मापने का यंत्र है जो क्या कहलाता है, वर्षा मापी। वर्षा मापी देखिए क्या उद्देश्य, एक निश्चित समय में हुई वर्षा की मात्रा का मापन करना। एक निश्चित समय में कितनी वर्षा हुई है उसके मापने की जो यंत्र होता है वो क्या कहलाता है, वर्षा मापी। इस यंत्र के माध्यम से एक निश्चित समय कितनी वर्षा हुई उसका मापन करते हैं। देखिए संरचना क्या है इसकी, एक बेलनाकार पात्र के ऊपर कीप लगी होती है। ये हमारे पास एक बेलनाकार पात्र है, इसमें यहाँ पर एक क्या होगी कि कीप लगी है। एक तरी जल को नपना गिलास यानी मापन सिलेंडर, ये हमारे पास मापन सिलेंडर, इस पर स्केल बनी हुई है। अब जो इस जार में हमें पानी इकट्ठा किया उसको इसमें डाल के इस स्केल पर हमें जो आंकड़े प्राप्त होंगे, जो हमारा स्तर प्राप्त होगा, वो हमारे पास क्या होता है, वर्षा का माप होता है। इसकी इकाई मिलीमीटर में और सेंटीमीटर दोनों में होती है, एमएम में या सेंटीमीटर में। हम कई बार अखबारों में देखते हैं कि इतनी बरसात हुई है, एक घंटे में इतनी सेंटीमीटर या इतनी मिलीमीटर बरसात हुई है। कई बार रिकॉर्ड दर्ज करते हैं, तो किसके आधार पर करते हैं, इस वर्षा मापी के आधार पर हम वहाँ को वर्षा को माप देते हैं। तब हम पता चलता है कि इतनी सेंटीमीटर या इतनी मिलीमीटर यहाँ पर बरसात हुई है इतनी देर में। पित्तल का बेलन, ऊपरी कीप पित्तल की बनी होती है जो जंग नहीं लगती। जो कीप बनाया जाता है वो पित्तल का बनाया जाता है ताकि ये जंग नहीं लगे। तो ये हमारे पास थे मौसम संबंधी उपकरण, उसकी सहायता से हमने देख लिए। अब है हम मौसम मानचित्र, इसके निर्माण और उसकी क्या उपयोगिता देखिए। मौसम मानचित्र किसी विशेष दिन के लिए विभिन्न मौसम तत्वों जैसे तापमान, दबाव, पवन, बादल आदि का समतल पर प्रदर्शन। इन मौसम तत्वों का समतल पर प्रदर्शन करना ही क्या कहलाता है, मौसम मानचित्र कहलाता है। अब मानचित्र निर्माण की क्या प्रक्रिया रहेगी, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, डाटा का संग्रह करेंगे, तापमान, वायुदाब, इन सभी का संग्रह करेंगे। और फिर क्या करेंगे, उसका प्रतीकांकन चिन्हित करेंगे उनको, और फिर क्या करेंगे, समदाब रेखाएं बनाएंगे उस पर, तब ये मानचित्र का निर्माण होगा। ये प्रक्रिया मौसम पूर्वानुमानकर्ताओं को वायु राशियों, वातावरण एवं वर्षण क्षेत्रों की पहचान में सहायता प्रदान करती है। अगला सिनोप्टिक मौसम चार्ट। देखिए सिनोप्टिक मौसम चार्ट क्या होता है, ये मौसम मानचित्र का एक कोडेड एवं संक्षिप्त रूप है जिसमें अधिक जानकारी कम स्थान में दर्शाई जाती है। कम स्थान पर अधिक जानकारी दर्शाई जाती है, वो कौन सा मानचित्र होता है,
सिनोप्टिक मौसम मानचित्र, उसमें क्या होते हैं, स्थान तो क्या होता है कम और जानकारियां क्या होती है अधिक होती है। इसका उपयोग मौसम पूर्वानुमानकर्ताओं के लिए प्राथमिक उपकरण है। मौसम जो पूर्वानुमानकर्ता होते हैं उनके लिए प्राथमिक आंकड़े कौन दर्शाता है, सिनोप्टिक मानचित्र। इनसे वायु राशियों, वातावरण, वर्षण क्षेत्रों की पहचान एवं विश्लेषण आसान होता है। सिनोप्टिक चार्ट क्या होता है, मौसम मानचित्र का एक संक्षिप्त कोडेड रूप होता है। मौसम मानचित्र का संक्षिप्त कोडेड रूप होता है, कोड में चिन्हित में दर्शाया जाता है। अब देखिए, अब ये मौसम प्रतीक है जो मानचित्र में दर्शाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनमें भी क्वेश्चन बन सकता है। ये देखिए, ये चिन्ह है जो किसको प्रदर्शित करता है, शुद्ध हवा का। ये इन्फिनिटी वाला चिन्ह है वो किसको करता है, धुंध को। ये तीन रेखाएं ये कुहासा को, और ये इनमें अलग अलग मोटाई की है। इन मोटाई के आधार पर इनमें कुआसा है, हल्का कुआसा है, गहरा कुआसा है, धरातली कुआसा है, तुषार कुआसा, इनको प्रदर्शित करता है अलग अलग गहराई के आधार पर। डॉट है तो फुहार है, डबल डॉट है वर्षा को है, ये हिमपात को है, ये उल्टा त्रिभुज है हिम की बौछारों को। तो ये अलग अलग प्रतीक हैं जो आप एक बार ध्यान से देख लेंगे। अब है अगला ब्लूफुट पवन स्केल। पवन की गति का प्रेक्षण आधारित अनुमान लगाने का पैमाना होता है। पवन की गति का प्रेक्षण आधारित पैमाना हम लगाते हैं तो वो कौन सी द्वारा, ब्लूफोर्ड पवन स्केल के द्वारा। अब देखिए, ब्लूफोर्ड पवन स्केल में जीरो मान है वो किसको प्रदर्शित करता है, शांत पवन को। किसको, शांत पवन को। पवन कैसी है, शांत। और अंक जैसे 12 तो वो क्या होता है, हरिकेन, सबसे तीव्र जो तूफान चक्रवात आता है हरिकेन, उसको प्रदर्शित संख्याएं करती है। अब देखिए, जीरो गति क्या होती है, जीरो, जिसमें शांत वायु, वायु कैसी होगी, शांत, धुएं का ऊर्ध्वाधर ऊपर उठना। अब एक नंबर है वो मंद वायु होगी, जिसमें 1 से 5 की क्या होती, स्पीड होगी, गति क्या होगी 1 से 5, धुएं के प्रवाह से दिशा का ज्ञान होता है। 2 नंबर का होता है वो मंद समीर होती है, जिसमें स्पीड होती है 6 से 11 की, चेहरे पर हवा महसूस होती है और पत्तों की सरसराहट होती है। तीसरी है धीर समीर। धीर समीर, इसकी गति क्या होती, 12 से 19 किलोमीटर पर हावर, जो पत्तों एवं फुनगियों में गति व झंडे फड़कते हैं। चौथा हमारे पास अल्प बल समीर, जो इसकी स्पीड होती है 20 से 28, वे धूल व कागज उड़ती है। चौथी में अल्प बल समीर, जिसकी स्पीड क्या होती है 20, और इसमें क्या धूल व कागज के उड़ना, छोटी टहनियां हिलना। पांचवी है संबल समीर, जिसकी स्पीड होती है 29 से 28, छोटे पेड़ पौधों का झूमना। और छठी हमारे पास है प्रबल समीर, जिसकी स्पीड होती है 39 से 49, बड़ी टहनियों में गति, छतरी प्रयोग में कठिनाई होती है। अगला सातवां हमारे पास अल्प बल जंजा, जिसकी स्पीड होती है 50 से 61, संपूर्ण वृक्षों में गति, विपरीत चलने में असुविधा होती है। आठवां हमारे पास होता है संबल जंजा, जिसकी स्पीड होती है 62 से 74, छोटी टहनियों का टूटना या चलने में बाधा होना। 9 नंबर है प्रबल झंझा, जिसकी स्पीड होती है 75 से 88, कुछ मकान क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं और चिमनी के सिरे गिर सकते हैं। इसकी स्पीड क्या होती है, तेज होती है। अगला 10वां है पूर्ण झंझा, जिसकी स्पीड होती है 89 से 102 किलोमीटर पर आवर, और पेड़ों की जड़ों से उकड़ना और मकानों में काफी तेज क्षति होती है। तूफानी चक्रवात भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला तूफान, जिसकी स्पीड होती है 103 से 117 किलोमीटर पर हाउस, कभी कभी आते हैं और बहुत अधिक क्षति को पहुंचाते हैं। बहुत अधिक क्षति को, जन और माल की हानि इसमें सर्वाधिक होती है, और बहुत कम आते हैं ये। और सबसे 12 की संख्या, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट है वो कौन सी है, हरिकेन या प्रभजन, जिसकी स्पीड क्या होती है 118 से ऊपर की होती है, जो अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, तूफान होते हैं अधिक। तो ये थी ब्लूफोर्ड पवन स्केल, जिसमें सबसे अधिक 12 का और सबसे कम 0 का। अगला समदूरिक रेखाएं, आइसोलाइन या आइसोट्रिम रेखाएं, मानचित्र पर समान मान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समदूरिक रेखाएं कहते हैं। यानी एक मान को मिलाने वाली रेखाएं मानचित्र पर, वो क्या कहलाती है, समदूरिक रेखाएं। अब देखिए कैसे होती हैं। पहली हमारे पास समदाब रेखाएं, समदाब यानी समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, मानचित्र पर एक समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं कौन सी होती है, समदाब रेखाएं।
जैसे चक्रवात एवं पृथ्वी चक्रवात की पहचान करी जाती है इसके माध्यम से। दूसरी है समताप रेखाएं। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं कौन सी होती है? समताप रेखाएं। तापमान वितरण पैटर्न ज्ञात करना इसका उपयोग होता है। तीसरी है समवृष्टि रेखा। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होती है समवृष्टि रेखाएं। शुष्क एवं आर्द्र क्षेत्र को चिन्हित करना। चौथा हमारे पास आइसोहेल रेखा, जो समान सूर्य प्रकाश की अवधि को प्रकट करता है। समान जो सूर्य की किरणें आती है, सूर्य का प्रकाश आता है, जिन स्थानों पर समान आता है वो उनको मिलाने वाली रेखा कहलाती है आइसोहेल रेखा कहलाती है। सौर ऊर्जा संभाव्यता का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगली है समवेग रेखा। समान मेघावरण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समवेग रेखाएं कहलाती है। बादल छाने के क्षेत्र का ज्ञात किया जाता है इसमें। अब देखिए भारत के मौसम मानचित्रों का निर्वचन। मई का मानचित्र, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? तापमान अधिक होता है उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत में क्या होगा? तापमान क्या होगा? अधिक। देखिए तापमान वायुदाब की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। वायुदाब की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। हवा की दिशा क्या होती है? हवा की दिशा क्या होती है? हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। वैसा कहां से कहां तक चलती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। देखिए उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान क्या होगा? अधिक। तो वायुदाब कैसा होगा? वायुदाब कैसा होगा? निम्न वायुदाब होगा। कैसा होगा? निम्न वायुदाब होगा। उत्तर पश्चिम में जैसे राजस्थान, बंगाल की खाड़ी पर निम्न वायुदाब का केंद्र निर्माण होता है, क्योंकि वहां पर तापमान क्या होता है? मई जून के महीने में अधिक तापमान होता है, तो वहां पर क्या होगा? वायुदाब कैसा होगा? निम्न होगा। दक्षिणी भागों में आर्द्रता व बादल अधिक होंगे। दक्षिणी भागों में क्या होंगे? आर्द्रता बादल अधिक होंगे। और पवन कैसे चलेगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो उत्तरी भाग में तापमान क्या अधिक है? वायुदाब क्या है? निम्न। और समुद्र में वायुदाब कैसा होगा? अधिक। वायुदाब क्या होगा? अधिक। तो हवाएं कैसे चलेगी? समुद्र से स्थल की ओर। कहां से कहां तक चलेगी? पवन की दिशा होगी समुद्र से स्थल की ओर। समुद्र से स्थल की ओर। तो ये था मई के महीने का। अब वैसे जनवरी का महीने का। जनवरी में कौन सी ऋतु? शीत ऋतु। यहाँ पर तापमान क्या होगा? कम होगा। तापमान होगा कम। और वायुदाब अधिक। वायुदाब कैसा होगा? अधिक होगा। देश में उच्च दाब का प्रभाव होगा। उत्तर भारत में तापमान कम होगा, आसमान साफ रहेगा। सबसे उच्च दाब जो 1018 मिलीबार की समदाब रेखाएं राजस्थान से गुजरती है, उस टाइम क्या होगा? सबसे उच्च वायुदाब होगा। और 1018 मिलीबार की समदाब रेखा वो राजस्थान से गुजरती है। और पवन की दिशा शीतकालीन मानसून यानी स्थल से समुद्र की ओर होगी। स्थल से समुद्र की तरफ हवा चलेगी, क्योंकि हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की चलती है। और शीत ऋतु में वहां तापमान कम होगा, तो वायुदाब क्या होगा? उच्च, क्योंकि तापमान किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? वायुदाब के। तापमान और वायुदाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तापमान दाब का संबंध। उच्च वायुदाब तापमान कम हो जाएगा और आसमान साफ रहेगा। निम्न वायुदाब है तो वहां तापमान अधिक होगा और आर्द्रता में बादल छाए रहेंगे। अब देखिए मौसम पूर्वानुमान के लिए उपयोग। हम पास जो ये मौसम मानचित्र बनाए, ये हमारे किस लिए उपयोगी है? मौसम के पूर्वानुमान की। खराब मौसम की चेतावनी हमें देता है। चक्रवात या भारी वर्षा, तूफान, जो जानमाल की रक्षा के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर है परिवहन, विमान उड़ान, समुद्री नौवहन, सड़क यातायात का मार्गदर्शन, ये भी हमें पहले चेतावनी देता है। मनोरंजन एवं आयोजन, खेल कूद, पर्यटन, शादी समारोह आदि की योजना बनाने के लिए हमें पहले मौसम की जानकारी होनी चाहिए। कई बार बेमौसम बारिश हो जाती है, जिससे हमें जान माल की नुकसान होता है। कृषि के लिए भी सिंचाई, फसल कटाई, पौधे संरक्षण के लिए समय का प्रबंधन होता है। अब जैसे हमारे राजस्थान में अभी हर बार ये होता ही है, फसल कटाई के समय में बेमौसम बारिश हो जाती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण, जो हमें क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। जल संसाधन, बांधों का जल में प्रबंधन और बाढ़ का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है इनके कारण। और स्वास्थ्य, गर्मी सर्दी की लहरों, प्रदूषण फैलाव से संबंधित स्वास्थ्य की सलाह भी हम
इससे मौसम मानचित्र से ले सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।